वेलकम बैक। हमारे रॉकेट में आप दोबारा से सवार हो जाइए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड ट्रिकी फॉल सिक? ट्रिकी बीमार क्यों हो गया था? ट्रिकी कौन है? पेट डॉग। किसका पेट डॉग है? ये अपनी मिस्ट्रेस का पेट डॉग है, जिसको उसने खिला पिला के मोटा ताजा कर दिया था, जिससे कि वो उसको लगता था बीमार पड़ गया, लेकिन एक्चुअल में वो लेजी हो गया था, लेथार्जिक। और व्हाई डिड ट्रिकी फॉल सिक? क्यों वो बीमार पड़ गया? हिज ऑनर, उसका मालिक, यहां आप मिस्ट्रेस भी लिख सकते हैं, उसकी मालकिन, MISTRESS। ओवरफेड, ओवरफेड मींस उसको हद से ज्यादा खिला दिया था। मिस्ट्रेस ने अपने डॉग को हद से ज्यादा खिला दिया था। हिम विद चॉकलेट्स, क्या खिलाया उसने उसको? चॉकलेट्स खिला दी, क्रीम खिला दी, स्वीट्स खिला दी, मिठाइयां खिला दी, जिससे कि वो क्या हो गया? वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया ओवर फीडिंग की वजह से। ही बिकेम लेजी, वो बहुत आलसी हो गया। एंड ओवरवेट, बड़े आसान आसान वर्ड्स में हमने आंसर्स तैयार किए हैं। जस्ट आपको एक क्लिक में टक 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 आंसर्स याद होते चले जाएंगे। ही बिकेम लेजी, वो बहुत ज्यादा लेजी हो गया और ओवरवेट हो गया। हिज पुअर डाइट लेड टू वॉमिटिंग, उसकी पुअर डाइट की वजह से, ये जो उसको डाइट मिल रही थी ये बहुत ज्यादा क्या थी? इसमें फैट्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम थे, तो जिसकी वजह से उसकी ये जो पुअर, ये जो बेकार सी डाइट थी, लेड टू वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, जिससे उसको बार बार वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया ओवरफीडिंग की वजह से। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मींस भूख, उसकी भूख मर गई। दिस शोज द हार्म ऑफ ओवर इंडल्जेंस एंड लेक ऑफ एक्सरसाइजेस। इससे हमें क्या पता चलता है? दिस शोज द हार्म ऑफ ओवर इंडल्जिंग। ओवर इंडल्जिंग मींस जहां हम बहुत ज्यादा किसी के अंदर ओवर इंडल्ज, यानी बहुत ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उसकी केयर करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उसकी देखभाल करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उसको ओवर प्यार करने लग जाते हैं। ओवर इंडल्जेंस की वजह से क्या होता है, क्या नुकसान होते हैं, वो यहां पर शो किए गए हैं। एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज, और जब एक्सरसाइज नहीं की जाती तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पेट्स को, इवन ह्यूमन बींग्स को भी हो सकते हैं। अगर वो ओवरफेड हो और एक्सरसाइज ना करें या ओवर इंडल्जेंस हो जाए तो यही सेम प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में भी आ सकती है। तब देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ट्रिकी रिकवर एट द वेट्स क्लिनिक? वेट होता है हमारा जानवरों का डॉक्टर, तो वो जो एनिमल डॉक्टर था उसके क्लिनिक में जाके ट्रिकी कैसे ठीक हो गया? क्या सचमुच उसकी सर्जरी हुई थी? नहीं, उसकी सर्जरी नहीं हुई थी। कौन कहता था कि उसकी सर्जरी हुई है? उसकी मिस्ट्रेस को लगता था कि उसकी सर्जरी हुई है, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं की गई थी, बिकॉज डॉक्टर को मालूम था कि अगर वो उसको उसकी मिस्ट्रेस के पास ही रखेगा तो वो उसको ओवरफीडिंग करती रहेंगी, बहुत ज्यादा लाड प्यार करती रहेंगी, जिससे कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने उसको अपने क्लिनिक में लाके रखा। डॉक्टर हीरियट स्टॉप्ड हिज अनहेल्दी डाइट। सबसे पहले डॉक्टर हीरियट ने क्लिनिक में बिल्कुल बंद कर दी उसकी वो जो अनहेल्दी डाइट थी, वो बिल्कुल बंद कर दी। ट्रिकी वॉज गिवन ओनली वाटर एंड ए हेल्दी इन्वायरमेंट, उसे सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया पीने के लिए, एंड ए हेल्दी इन्वायरमेंट, और साथ में हेल्दी इन्वायरमेंट, उसको आसपास का माहौल बहुत ज्यादा हेल्दी दिया गया। हेल्दी मींस उसके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, उसे एक्सरसाइजेस दी गई, खुली धूप में खुले मैदान में खेलने के लिए छोड़ा गया, एंड सो ऑन। ही प्लेड विद अदर डॉग्स, वो खेलने लगा दूसरे डॉग्स के साथ, एंड बिकेम एक्टिव। पहले वो क्या था? लेजी, अब उसका उल्टा हो गया, वो एक्टिव हो गया दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के बाद। ही रीगेन्ड हिज एनर्जी, इसने इस वजह से उसने दोबारा प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर लिया उसने दोबारा से? अपनी एनर्जी, अपनी हेल्थ, एंड नॉर्मल बिहेवियर, और उसका वो जो नॉर्मल बिहेवियर था, कूदने फांदने वाला जो नॉर्मल पेट डॉग्स का होता है, वो उसने दोबारा से रीगेन कर लिया। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द थीफ चेंज आफ्टर मीटिंग अनिल? अनिल से मिलने के बाद चोर कैसे बदल गया? चोर का नाम था हरिराम, जो कि हमारा इसका मेन दो ही कैरेक्टर है इसके अंदर। इसमें यह बताया गया कि कैसे अच्छी भावना की वजह से आप बुरे व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। तो यहां पर द थीफ वाज यूज्ड टू स्टीलिंग एंड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो थीफ था वो यूज्ड टू था, यूज्ड टू यानी कि उसको आदत थी कि वो स्टीलिंग करता था, चोरी करता था, एंड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था। जब वो एक जगह चोरी कर लेता था तो उस जगह को छोड़ के कहीं और चला आता था, फिर दूसरी जगह चोरी करता था, फिर आगे चला आता था, एंड सो ऑन। तो अनिल ट्रस्टेड हिम, अनिल ने उस पर विश्वास किया, डिस्पाइट नोइंग हिज बैकग्राउंड, के बावजूद। ये डेस्पाइट वर्ड बहुत बार आता है, डेस्पाइट का मीनिंग होता है के बावजूद।
अनिल ट्रस्टेड हिम, अनिल ने उस पर ट्रस्ट किया, जानने के बावजूद हिज बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड का पता होने के बावजूद भी अनिल ने उस पर 100% ट्रस्ट किया। अनिल को कैसे शक हुआ? क्योंकि एक तो वो घूमता फिरता उसको मिला था, और दूसरे वो अपने बैकग्राउंड में वो जब उसको सामान लेने भेजता था वो उसमें से कुछ कॉइन्स बचा लेता था। तो उसे ये अनिल को मालूम था, लेकिन वो फिर भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी बैकग्राउंड सही नहीं है। द थीफ फेल्ट गिल्टी, थीफ ने बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस किया, बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हुई उसको, उसने बहुत ज्यादा अंदर से पछतावा महसूस किया। व्हेन ही ट्राइड टू स्टील फ्रॉम अनिल, जब उसने कोशिश करी थी अनिल का पैसा चुराने की, वो चुरा के चला भी गया था स्टेशन तक, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल के अच्छे स्वभाव, उसकी मानवीयता ने उसको हरा दिया, उसकी बुरी फीलिंग्स को मार दिया, और वो वापस अनिल के पास आ गया। ही डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज, उसने डिसाइड किया कि वो बदल देगा अपने तरीके, एंड बिकम ऑनेस्ट, और क्या बन जाएगा? ईमानदार बन जाएगा, जो एक्चुअल में वो बन गया स्टोरी के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द थीफ रिटर्न द स्टोलन मनी? उस थीफ ने अब उस पैसे को, चुराए हुए पैसे को क्यों वापस किया? थीफ कौन? हरिराम, जिसने कि पैसा किसको वापस किया था? उसने पैसा वापस किया था, हरिदास ने पैसा वापस किया था अनिल को, जहां से चुराया था उसने अपने मालिक से। ही वैल्यूड अनिल्स ट्रस्ट, उसे बहुत ज्यादा वैल्यू थी, उसे बहुत ज्यादा इस बात की कीमत समझ में आई अनिल के विश्वास की, एंड काइंडनेस, और उसकी दयालुता की। तो हम कह सकते हैं अनिल का सच्चा विश्वास और अनिल की जो दयालुता थी, परोपकार की भावना थी, जो प्यार की भावना थी, उसकी वजह से उसकी बुरी भावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि अनिल वाज हेल्पिंग हिम, अनिल उसकी मदद कर रहा था, लर्न एंड इंप्रूव, सीखने में और इंप्रूव करने में। वो उसे क्या सिखा रहा था? अल्फाबेट सिखा रहा था। वो उसे क्या सिखा रहा था? ऐड करना सिखा रहा था, बेसिक मैथमेटिक्स सिखा रहा था। तो उसने महसूस किया कि अनिल उसको हेल्प कर रहा था लर्निंग में और इंप्रूवमेंट में। ही वॉन्टेड टू लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, वो भी चाहता था कि वो जिए एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। इसके लिए जरूरी था कि वो पढ़े लिखे और अनिल जैसा समझदार आदमी बने। इंस्टीड ऑफ बीइंग ए थीफ, जबकि वो इंस्टीड ऑफ बीइंग ए थीफ, चोर होने के बावजूद, चोर था लेकिन चोर होने के बावजूद भी वो चाहता था कि वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अनिल के पास वापस जाएगा। दिस हाईलाइट्स द पावर ऑफ काइंडनेस, इससे हमें प्रकाश में आती है, या हमें पता चलता है, या हमें पूरी तरह से खुल करके सामने आती है। क्या बात इससे पता चलती है? पावर ऑफ काइंडनेस, कि जो परोपकार होता है, या जो प्यार होता है, या जो दयालुपन होता है, उसकी क्या पावर है, उसकी क्या शक्ति है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, कि किस तरह से वो जिंदगियों को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रिफिन मिसयूज हिज पावर ऑफ इनविजिबिलिटी? ग्रिफिन ने अपनी जो पावर थी, शक्ति थी इनविजिबिलिटी की, अदृश्य होने की, उसका कैसे उसने यूज किया? इस बुक का नाम जो है वो इसी चैप्टर के नाम पर रखा गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि पैरों के निशान बिना पैरों के। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि पैरों के निशान तो पड़ रहे थे उसके, लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। ग्रिफिन बर्न्ड हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, सबसे पहले उसने अपने मकान मालिक का घर जला दिया था, एंड एस्केप्ड, और बच के भाग के निकल गया। ही स्टोल क्लॉथ्स, उसने कपड़े चुराए, मनी पैसा चुराया, एंड फूड और खाना चुराया। आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, इनविजिबल होने के बाद वो एक स्टोर में गया था रात को, वहीं पर ठंड में था, पहले उसने जाके बहुत सारा खाना खाया, जब सारे एम्प्लॉइज चले गए फिर वहां कंबल कपड़े सब ओढ़ के वहां सो गया, और सुबह वो उठ नहीं पाया। जब वो सुबह उठा तो उसके ऊपर एम्प्लॉइज ने अटैक किया, उसको पकड़ने की कोशिश की। ही अटैक्ड एंड फ्राइटेंड पीपल, उसने अटैक किया और डरा दिया लोगों को। टू मेंटेन हिज सीक्रेसी, ताकि उसकी सीक्रेसी बनी रहे, किसी को ना पता चले कि वो एक इनविजिबल व्यक्ति है। तो पहले तो उसने स्टोर में ये काम किया था, फिर उसने कहां किया था ये काम? उसे चोरी करी क्लर्जीमैन के घर में। फिर इसके बाद उसने क्या किया था? उसने जिस सराय में वो ठहरा था, आईपिंग इन में, मिसेस हॉल को और उसके हस्बैंड को, और वहां जितने भी लोग आए और जो इंस्पेक्टर आया, उन सब पे उसने हमला किया। तो ही अटैक्ड एंड फ्राइटेंड पीपल, उसने लोगों को डरा दिया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज गिफ्ट फॉर गुड, अपना वो जो गिफ्ट था उसका, इनविजिबल होने का ये जो गिफ्ट था, जो उसको उपहार मिला था, जो उसको उसने साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार जो कर लिया था, इसको उसने अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इंस्टेड ऑफ की बजाय, अच्छे के लिए इस्तेमाल करने की बजाय, ही बिकेम अ क्रिमिनल, वो क्या बन गया? एक अपराधी बन गया। उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रिफिन रन अवे फ्रॉम द आइपिंग विलेज?
वो आइपिंग विलेज से क्यों भाग गया? कई लोग उसको आइपिंग पढ़ते हैं, कई लोग इपिंग पढ़ते हैं। आइपिंग विलेज से वो क्यों भाग गया? द विलेजर्स बिकेम सस्पिशियस, गांव के लोग जो बहुत ज्यादा शक्की हो गए थे ऑफ हिज सीक्रेटिव बिहेवियर, उसके सीक्रेटिव बिहेवियर की वजह से। ये जो उसका छुपा करके रखा हुआ बिहेवियर था, जो उसने जो अपना सीक्रेट सा एक बिहेवियर बना रखा था, क्या था सीक्रेट बिहेवियर? वो वहां पर गया, उसने बैंडेजेस लपेट रखी थी, वो एक बिल्कुल अनोखा सा गांव था जहां कोई पर्पस नहीं था, वो वहां पर गया था, सराय में जाकर उसने अपने कमरे के अंदर हमेशा बंद रहता था, उसने अपने चेहरे पे बैंडेजेस लपेट रखी थी, ऊपर स्पेक्टेकल्स गॉगल्स लगा रखे थे और हैट पहन रखा था, और इसकी एक फॉल्स सी नोज थी, तो जिससे कि ये लगता था कि इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, क्या चक्कर है, और वो इसका किसी से कोई बात भी नहीं करता था। ये सब उसका सीक्रेटिव बिहेवियर था जिससे लोग शक खा रहे थे। मिसेस हॉल सॉ स्ट्रेंज एक्टिविटीज, मिसेस हॉल ने कुछ अजीब सी एक्टिविटीज देखी इन हिज रूम, उसके रूम में। एक दिन उसका रूम का दरवाजा खुला रह गया और वो अंदर एंटर करके देखने लग गई, तो उसको वहां पर बैंडेजेस, उसके कपड़े सब बिखरे हुए मिले। फिर अचानक शेर ने उस पर हमला कर दिया और दरवाजे से उसको किसी चीज ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। When caught, जब वो पकड़ा गया, he removed his claws, जब उसे वहां लोगों ने पकड़ लिया, जब कांस्टेबल भी आ गया और उसको पकड़ने की कोशिश की, he removed his claws, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थोड़े थोड़े करके, and became invisible, और वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया to escape, भाग जाने के लिए, और वहां से भी भाग गया। His actions exposed, ये जो उसके एक्शंस हैं वो एक्सपोज करते हैं, पूरी तरह से खोलकर हमारे सामने रख देते हैं him as a dangerous man, कि उसको वो क्या एक्सपोज क्या करते हैं? डेंजरस मैन एक्सपोज करते हैं, यानी उसको डेंजरस मैन के फॉर्म में हमारे सामने दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी लीड हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? ये रिचर्ड एडबर्ग का जो बचपन था उसमें उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मींस जो उसकी जिज्ञासा थी, जो उसकी जानने की इच्छा थी चीजों को, उसने कैसे लीड किया जिससे कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन पाया। तो यहां पर रिचर्ड एब्राइट जो है उसके बारे में हमें दिया गया, ही वॉज क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था, ये वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं एनएस डायरी में, और क्यूरियस था, बहुत ज्यादा उत्सुक था, बहुत ज्यादा जिज्ञासु था चीजों को जानने के लिए। एंड ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट मींस जब वो किसी चीज को देखता था, उसको ऑब्जर्व करता था, उसके बारे में सारी चीजों का पता लगाता था, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब कारण पता लगाता था, तो ऑब्जर्वेंट था सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। ही कलेक्टेड बटरफ्लाईज, उसने कलेक्ट की थी बटरफ्लाईज, बहुत सारी तितलियां इकट्ठी की, एंड स्टडीड देम डीपली, और उनको बहुत गहराई से उसने स्टडी किया। अक्सर वो ऐसी वो करता रहता था, और छोटी एज में ही अपने घर के आसपास पाई जाने वाली 25 स्पीशीज जो थी बटरफ्लाई की, 25 स्पीशीज वो उनको स्टडी कर चुका था। ही वोन मैनी साइंस कॉम्पिटिशंस, उसने बहुत सारे साइंस कॉम्पिटिशंस जीते। शुरू में पहला साइंस फेयर कॉम्पिटिशन वो हार गया था, क्योंकि जो उसने बनाया था वो सिर्फ प्रोजेक्ट था, एक्सपेरिमेंट नहीं था, वर्किंग नहीं था, तो हार गया था। लेकिन सेकंड में वो जोनल लेवल तक गया, फिर वो स्टेट लेवल तक गया, फिर नेशनल लेवल तक, और आखिरकार वो इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइज विन कर पाया। ही वोन मैनी साइंस कॉम्पिटिशंस ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की वजह से उसने बहुत सारे साइंस कॉम्पिटिशंस जीते। मेनली सभी साइंस कॉम्पिटिशन उसके बेस थे वही बटरफ्लाईज की स्टडी के ऊपर, उनके कैटरपिलर के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उनका क्या रोल है इसकी स्टडी पर, और सेल थ्योरी के ऊपर कि सेल्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं इसकी स्टडी पर उसकी जो है जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो थी, मेनली थी कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? जो बटरफ्लाई की इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसके ऊपर उसको गोल्डन वो स्पॉट्स दिखाई दिए थे, उनका रोल फाइंड करना था उसने। He won many science competitions due to his hard work. His research on golden spots, उसने किस पे रिसर्च की थी? गोल्डन स्पॉट्स पे, जो कि बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर होते हैं। लेड टू इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज, जिसने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक खोजें करी थी। इसी खोज के लिए जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है प्राइज विन कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What qualities made Ebright successful scientist? कौन सी क्वालिटीज थी एब्राइट की जिसने उसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाया? सबसे पहले क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना। He always wanted to learn new things, वो हमेशा नई चीजें सीखना चाहता था। हार्ड वर्क, he spent hours studying and experimenting, उसने बहुत से घंटे अपने बिता दिए स्टडी करते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए, जो भी टॉपिक उसने पकड़े उनको, इस पे उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, घंटों, महीनों, दिनों, सालों तक उसको काम करना पड़ा। डेडिकेशन, अपने काम के प्रति पूरी तरह से वो डेडिकेटेड था,
अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित था, पूरी तरह से दिल लगाकर काम करता था। ही फोकस्ड ऑन साइंस, उसका पूरा फोकस साइंस पे था, एंड रिसर्च, और रिसर्च पे फ्रॉम अ यंग एज, छोटी सी उम्र से ही उसने अपना साइंस में, और साइंस में भी पर्टिकुलरली बटरफ्लाइज में उसकी रिसर्च में उसने यंग एज से अपने आप को डेडिकेट कर दिया था, समर्पित कर दिया था। एंड द लास्ट क्वालिटी इज प्रिजर्वेंस, ही डिडंट गिव अप इवन व्हेन एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड। मैंने आपको कहा कि वो शुरू में फेल हो गया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो किसी भी साइंस फेयर को नहीं विन कर पाया। इसके बावजूद भी जबकि उसके एक्सपेरिमेंट शुरू में फेल हो गए, तब भी उसने होप नहीं छोड़ी, ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस बार बार संघर्ष करने की भावना, वो लगातार लगातार स्ट्रगल करता रहा। प्रिजर्वेंस, ये उसकी क्वालिटीज थी। क्वेश्चंस को जोड़ दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बार बार कह रहा हूं, और इन्हीं लाइनों में जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, इन्हीं की लाइनों में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट के भी मिल जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, इवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के भी आंसर्स मिल जाएंगे। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, why was Madam Loosely always unhappy with her life? नेकलेस में से लिया गया है, जहां पर कि एक दिखावे की जिंदगी जीने के लिए वो एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो करती हैं और वो खो जाता है, और वो 36,000 फ्रैंक्स जो है उनको उसको पे करके उनको एक नया नेकलेस उसके जैसा लाना पड़ता है। लेकिन स्टोरी के एंड में उनको पता चलता है 10 साल अपनी जिंदगी के उस उधार को चुकाने के बाद कि वो नेकलेस नकली था, जिसको उन्होंने असली से बदला। और ये शो करता है कि हमें दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, शो ऑफ में कुछ नहीं रखा, जो आप हो अंदर से वही लोगों के सामने आप प्रेजेंट करो। आपकी इनर क्वालिटी, इनर ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, आप जो एक्सटर्नली जो आप दिखते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शी वॉन्टेड अ लग्जरियस लाइफ, उसे एक शानो शौकत वाली जिंदगी चाहिए थी, मजेदार, जिसमें सब ऐशो आराम हो, लग्जरियस। Was born into a middle class family, लेकिन वो पैदा किसमें हुई थी? एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, जहां पर रिसोर्सेज कम थे, जहां पैसा कम था, और वो लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाई थी। इसके बाद शी एनवीड रिच वुमेन, एनवीड यानी उसे ईर्ष्या होती थी रिच वुमेन, अमीर औरतों से, एंड फेल्ट शी डिजर्व्ड मोर, और वह ऐसा महसूस करती थी कि उसे डिजर्व्ड मोर, उसे और ज्यादा मिलना चाहिए था, उसे कम मिला, भगवान ने उसे कम दिया, जिंदगी ने उसे कम दिया, वो उसे लगता था कि मुझे और ज्यादा मिलना चाहिए था। हर डिजायर फॉर वेल्थ, ये जो संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए, ये शानो शौकत के लिए, ऐशो आराम के लिए जो उसकी डिजायर थी, जो उसकी इच्छा थी, मेड हर अनग्रेटफुल फॉर व्हाट शी हैड, इस सब ने उसे बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल बना दिया। आभारी का उल्टा होता है, आभारी होता है ग्रेटफुल, हमें आभार मानना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि भगवान ने हमें जो दिया है, लेकिन वो अनग्रेटफुल हो गई, वो आभारी नहीं रही, बल्कि वो भगवान से इस बात की शिकायत करती थी, अपनी जिंदगी से शिकायत करती थी, जो कुछ भी था उसकी वो कदर नहीं करती थी। अनग्रेटफुल यानी कि वो बेकदरी हो गई थी उन चीजों के लिए जो उसके पास था, उसने उसकी कभी कदर नहीं करी। साथ ही साथ उसने क्या इग्नोर किया? शी इग्नोर्ड हर लविंग हस्बैंड्स, उसने अपने प्यार करने वाले हस्बैंड्स की जो एफर्ट्स थी, जो कोशिशें थी, उसका हस्बैंड हमेशा कोशिश करता था कि वो खुश रहे, उसने जो उसकी कोशिशें थी लविंग हस्बैंड की, उसने उनको हमेशा इग्नोर किया, उन पे ध्यान नहीं दिया, एंड ऑलवेज विश्ड फॉर मोर, और उसने हमेशा और हमेशा चाहत की उसे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मिले, और इसी दिखावे की जिंदगी ने उसे एंड में फ्रस्ट्रेशन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द नेकलेस टीच अस? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इनमें आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सभी के आंसर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। What lesson does the necklace teach us? नेकलेस लेसन हमें क्या लेसन सिखाता है, क्या पाठ पढ़ाता है, क्या शिक्षा देता है? सबसे पहला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ी धरोहर है हमारी। इफ मैडम लूजली हैड बीन ऑनेस्ट शी वुड नॉट हैव सफर्ड, अगर वो ऑनेस्ट होती, ईमानदार होती, कि उसके पास जो है वही लोगों को दिखाती, उसने दिखावे की जिंदगी शुरू की, इसीलिए उसने बाद में उसको बाद में पछतावा हुआ, शी रिपेंटेड, उसे रिग्रेट हुआ, उसे रिपेंटेंस हुई। तो यहां पर ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी होना जरूरी है। वो ईमानदार नहीं थी इस मामले में, शी वुड नॉट हैव सफर्ड, अगर वो 100% ईमानदार होती, जो है वही प्रेजेंट करती, दिखावा ना करती, तो शी वुड नॉट हैव सफर्ड, उसे इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। कंटेंटमेंट इज इंपॉर्टेंट, संतुष्टि, कंटेंटमेंट मींस संतुष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी कुड हैव बीन हैप्पी विद व्हाट शी हैड, वो खुश रह सकती थी, कुड हैव बीन हैप्पी,
विद व्हाट शी हैड, जो कुछ भी उसके पास था। एक लविंग हस्बैंड था, एक अच्छा छोटा मोटा लेकिन अच्छा घर था, उसके पास एक खुशी भरी जिंदगी थी, प्यार करने वाला हस्बैंड था, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके पास थी, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी। तो शी कुड हैव बीन हैप्पी, वो उनमें भी खुश रह सकती थी। तो संतुष्टि बहुत जरूरी है। जो और जितना भगवान ने हमें दिया हम उसमें खुश रहे। जिंदगी ने हमें जितना दिया हम ज्यादा के लिए कोशिश करें, लेकिन जो हमें भगवान ने दिया उसमें भी खुश रहे। मेटीरियलिज्म लीड्स टू अनहैप्पीनेस। भौतिकवाद, मेटीरियलिज्म, चीजें इकट्ठी करना, हम अच्छे से अच्छा घर ले ले, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी ले ले, बहुत अच्छी ड्रेसेस ले ले, हम ये कहलाता है मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद। लीड्स टू अनहैप्पीनेस। बहुत ज्यादा भौतिकवाद यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम मटेरियल्स का जब यूज करते हैं तो हम कहां चले जाते हैं? अनहैप्पीनेस की तरफ। हम ना खुश हो जाते हैं, हमें ज्यादा खुशी नहीं मिलती, क्योंकि ये चीजें हमें थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं। नई ड्रेस आपने पहन ली, नया नेकलेस पहन लिया, आप थोड़े समय खुश रहोगे, उसके बाद आपको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते उसको ज्यादा, रोज और सेम ड्रेस थोड़ी पहन सकते हो आप। तो मेटीरियलिज्म आपको बहुत लॉन्ग लिव हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हर ग्रीड कॉस्ट, उसका जो लालच है उसने उसे डाउनफॉल यानी नीचे गिरा दिया। कॉस्ट हर डाउनफॉल, उसका डाउनफॉल उसने दिया। हार्डवर्क एंड सफरिंग्स चेंज पीपल। हार्डवर्क यानी मेहनत और सफरिंग्स और मुसीबतें चेंज पीपल, वो लोगों को बदल देते हैं। शी बिकेम वाइजर बट लॉस्ट हर यूथ। वो समझदार तो बन गई, ये जो उसने जिंदगी से झटके खाए, जो उसके साथ हुआ 10 साल जो उसको मेहनत करनी पड़ी, उससे वो हार्ड वर्किंग तो हो गई। इन मुसीबतों ने उसे हार्ड वर्क और सफरिंग्स ने उसको चेंज कर दिया। वो बहुत बुद्धिमान बन गई, उसे समझ आ गया मुझे दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए थी, लेकिन इस चक्कर में उसने क्या, अपनी जवानी खो दी। वो 10 साल में ही वो और उसका हस्बैंड बुढ़ापे की तरफ चले गए। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोलीज लाइफ चेंज आफ्टर शी वेंट टू स्कूल। भोली की जिंदगी कैसे बदल गई जब वो स्कूल गई। भोली एक ऐसी लड़की जो कि अगली थी, 5-6 साल तक वो बोल नहीं पाई, बोलते वक्त तो स्टैमर करती थी, बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी। अंडर कॉन्फिडेंट जिसको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वो स्कूल गई, स्कूल में एक टीचर ने उसकी बहुत हेल्प करी, जिससे कि वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल में कन्वर्ट हो गई, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो जिस स्कूल से पढ़ी थी उसी में टीचर लग गई। ये सब चेंजेस हमें भोली में दिखाई देते हैं। शी वॉज इनिशियली शाई, शुरू में वो बहुत ज्यादा शाई थी, शर्मीली, स्टैमर्ड, हकलाती थी, करके बोलती थी, एंड वॉज कंसिडर्ड डल, और उसे माना जाता था कि वो डल है, यानी उसमें दिमाग नहीं है। उसके इवन सिबलिंग्स, उसके भाई बहन भी उसको ऐसा मानते थे। हर टीचर एनकरेज हर, उसकी टीचर ने उसे एनकरेज वर्ड बहुत बार आया आपका, इसका मीनिंग होता है साहस देना, उत्साह देना, हौसला देना, हिम्मत बढ़ाना, उसके अंदर कुछ ऐसा भर देना जिससे कि वो दुनिया से लड़ सके। हर टीचर एनकरेज्ड हर टू स्पीक, उसको बोलने के लिए एनकरेज किया, एंड लर्न, और सीखने के लिए एनकरेज किया, और वो अपनी टीचर पे पूरा भरोसा करके आगे बढ़ पाई। शी गेन्ड कॉन्फिडेंस, उसने विश्वास जीत लिया, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसने क्या जीता? सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। उसने विश्वास और आत्मसम्मान जीत लिया, किससे? वाया एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए। जब वो एजुकेटेड हो गई तो उसे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ गया। इवन उसने एक बूढ़े आदमी से शादी करने से साफ मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी मैन, उसने मना कर दिया एक लालची आदमी से शादी करने से, शोइंग हर स्ट्रेंथ। ये शो क्या करता है? उसकी ताकत, वो जो उसकी अंदरूनी ताकत है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, ये उसको शो करता है। और इवन उसने फादर को प्रॉमिस किया कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी, स्कूल में नौकरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोली स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ एट हर वेडिंग। भोली ने अपने लिए कैसे स्टैंड लिया जब उसकी शादी हो रही थी। हर ग्रूम, उसका जो दूल्हा था बिशंबर, डिमांडेड डॉवरी, वहां उसने डॉवरी, दहेज मांगा एट द लास्ट मोमेंट। क्यों? क्योंकि उसने भोली की शक्ल देखी, भोली के चेहरे पे चेचक के दाग थे, देयर वर द स्पॉट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑल ओवर हर बॉडी एंड फेस, एंड तो उसे ये लगा कि ये तो बड़ी अगली लड़की है, इसलिए ग्रूम ने उसके फादर से और पैसे मांग लिए, 5000 रुपीज की, और डॉवरी दो मुझे। एट द लास्ट मोमेंट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम। अपने फादर को हेल्पलेस देख करके एकदम से भोली में कॉन्फिडेंस आया, जोश आया। उसकी इनर स्ट्रेंथ ने उसको उसके सामना करने के लिए खड़ा कर दिया। उसने बिल्कुल मना कर दिया शादी करने से उस आदमी से, शॉकिंग एवरीवन। जब उसने ऐसा किया, अपना घूंघट हटा के उसने साफ मना कर दिया, आई वुड नॉट लाइक टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहूंगी। जिसकी वजह से सब लोग शॉक्ड हो गए, सारे जितने भी गांव वाले थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके सिबलिंग्स थे, उसके माता, सब शॉक्ड हो गए। शी चोज सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने क्या चुना? आत्मसम्मान।
ओवर सोसाइटल प्रेशर। उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था कि उसे शादी करनी चाहिए, उसके पेरेंट्स भी ऐसा चाहते थे, उसका घर परिवार, सिबलिंग्स, उसके आसपास के विलेजर्स सब चाहते थे उससे शादी करनी चाहिए, और वहां वो टीचर भी उसकी प्रेजेंट थी। यहां पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान जो है सोसाइटल प्रेशर से जीत गए। सोसाइटल प्रेशर की वजह से उसने एक गलत बात के आगे झुकने से मना कर दिया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा। शी डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट, उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर जिएगी, एंड सर्व सोसाइटी इंस्टेड, बल्कि इसके बदले, इंस्टीड इसके बदले वो क्या करेगी, समाज की सेवा करेगी, बाय टीचिंग इन द सेम स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्शियंस मिसअंडरस्टैंड द बुक मदर गूस? मार्शियंस ने उस बुक को गलत कैसे, मिसअंडरस्टूड कैसे किया मदर गूस को? मदर गूस एक बुक थी जो कि छोटे बच्चों की राइम्स की थी, चिल्ड्रंस राइम्स की एक बुक थी, उनका कलेक्शन था, उनमें से वो हम्प्टी डम्प्टी को पढ़ रहे थे, और हम्प्टी डम्प्टी को उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया, जिसकी वजह से वो घबरा गए, डर गए, उनको लगा कि अर्थ के लोग ही उन पे हमला करने आ रहे हैं, और वो अर्थ को छोड़ के भाग गए। द मार्शियंस टुक द राइम्स लिटरली, मार्शियंस ने वो जो राइम्स थी उनको लिटरली मान लिया, लिटरली यानी उनका जो लिखा हुआ मीनिंग था उसी को मान लिया, जबकि पोएम्स में क्या होता है, जो हम लिखते हैं उसकी जगह उसका मीनिंग क्या होता है, उसका डीप मीनिंग होता है जो उनको नहीं पता था। दे थॉट, उन्हें लगा अर्थ पीपल, धरती के लोग, वर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल थे, एंड डेंजरस, और बहुत ज्यादा खतरनाक थे, उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलीव्ड, एग्जाम्पल यह कि उनको लगता था, वो विश्वास करते थे, हम्प्टी डम्प्टी वाज ए ग्रेट लीडर, कि हम्प्टी डम्प्टी जो है बहुत बड़ा लीडर है, कोई महान लीडर है, हु हैड फॉलन, जो कि गिर गया है। उनको लगा कि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है जो गिर गया, जबकि हम्प्टी डम्प्टी फेल ऑन द वॉल, तो वो तो दीवार से गिरे थे। जबकि तो दिस मिसअंडरस्टैंडिंग सेव्ड अर्थ फ्रॉम द इन्वेजन, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिससे वो डर कर भाग गए, जिसकी वजह से अर्थ का जो इन्वेजन है, उनका जो अर्थ के ऊपर घुसना है, जो अर्थ के ऊपर वो हमला करने वाले थे, उससे बच गए अर्थ के लोग। और यहां पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि जो मार्शियंस है वो हमसे बहुत आगे थे, क्योंकि वो अर्थ तक पहुंच पाए, उन्होंने अपने ऐसे वाहन बना लिए, ऐसे उनके पास सैटेलाइट थे, ऐसे उनके पास शटल्स थे जिनसे वो अर्थ तक आ पाए, यानी कि वो हमसे ज्यादा एडवांस थे, लेकिन हम उतने एडवांस नहीं थे, तो तब भी हम उनसे जीत गए हमारे हम्प्टी डम्प्टी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये उसी का नाम है हमारा चैप्टर का, बुक्स एंड नॉलेज आर पावरफुल। बुक्स और नॉलेज, किताबें और ज्ञान हमेशा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। दे सेव्ड द अर्थ फ्रॉम एन अटैक, उन्होंने अर्थ को एक अटैक से बचाया। यह हमारा मेन सेंट्रल थीम है। दूसरा थीम है मिस इंटरप्रिटेशन लीड्स टू कंफ्यूजन, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इंटरप्रेट मतलब कि उसमें से परिणाम जो निकाला जाता है, उसमें से जो समझा बुझा जाता है, अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, इंटरप्रिटेशन यानी किसी में से कोई धारणा निकालना, किसी में से कोई रिजल्ट निकालना, अगर हम गलत तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, लीड्स टू कंफ्यूजन, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। द मार्शियंस मिसअंडरस्टूड सिंपल नर्सरी राइम्स, मार्शियंस ने उन सिंपल नर्सरी राइम्स को, नर्सरी की पोएम्स को मिसअंडरस्टूड किया, गलत समझ लिया, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ह्यूमर एंड आर्नी मेक द स्टोरी एंगेजिंग, ह्यूमर मींस मजाक, हल्का फुल्का मजाक, आर्नी मतलब व्यंग, जब हम कहते कुछ हो रहा है उसका निकलता कुछ है। अर्थ के लोग इतने स्ट्रॉन्ग या डेंजरस नहीं थे जितना उन्होंने मान लिया, उल्टा था इसका। मेक द स्टोरी एंगेजिंग, जिसकी वजह से स्टोरी बड़ी एंगेजिंग लगती है, यानी हम उस स्टोरी में डूबे रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम ये सोचते हैं। एंड द मार्शियंस फियर ऑफ ह्यूमंस इज फनी, ये जो मार्शियंस डर रहे थे ह्यूमंस से, अब मानव जाति से, ये बहुत ज्यादा फनी है, मजाकिया है, हर पॉइंट पे मजाकिया है। लिटरेचर हैज एन इंपैक्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन, साहित्य, लिखी हुई चीजें जो है उनका इंपैक्ट, उनका असर जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी परे होता है, यानी हम जो कल्पना नहीं कर सकते उससे भी आगे होता है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कहते हैं कि जो कलम होती है वो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो लिटरेचर जो है वो एक बहुत ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करता है जो इमेजिनेशन देता है। एक और हिंदी में कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां पर सूरज नहीं पहुंच सकता वहां भी जो है सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, वहां भी कवि पहुंच जाता है। यानी लिटरेचर बहुत स्ट्रांग होता है और वो इमेजिनेशन से भी, कल्पना शक्ति से भी परे चला जाता है। ए स्मॉल बुक स्टॉप्ड अ वॉर, एक छोटी सी किताब ने दो ग्रहों के बीच में होने वाली लड़ाई को खत्म कर दिया, और वो भी एक बच्चों की राइम्स वाली बुक ने।